हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल द लर्नर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं हाजिर हूँ क्लास 9th के सोशल साइंस को लेकर। ठीक है, जो न्यू सिलेबस एनसीईआरटी ने जारी किया है, और आज हम उनका इंट्रो क्लास लेंगे, जो कि आज सिलेबस का ओवरऑल आपका सिलेबस है क्या, और सिलेबस समझने के बाद हम अगले क्लास से बारी बारी से एक एक चैप्टर करते चलेंगे। ठीक है, फिलहाल तो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अभी हम करेंगे। अगर कुछ बुक लॉन्च होगा तो हो सकता है नया लेक्चर लेके आ जाएं हम। ठीक है, फिलहाल हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस के हिसाब से कंटेंट आपको दें, जो सिलेबस जो जो टॉपिक्स दिया है वो टॉपिक समझाने का कोशिश करें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम समझते हैं कि हमारा नया सिलेबस सोशल साइंस का 9th का है क्या। ठीक है, बस फिलहाल तो अभी 10th का छोड़ के बाकी 9th तक सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, और उम्मीद है अगले साल 10th का भी सिलेबस चेंज हो जाएगा। और इस बार से ज़्यादा हार्ड सिलेबस, इस बार जो 9th का सिलेबस है इसमें इंटरलिंक किया गया है। आपस में इंटरलिंक करके पढ़ोगे आप काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। और इस बार का सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है। अब पता नहीं इस बार एनसीईआरटी कैसा बुक लिखते हैं। अब कहीं ब्लेंडर लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करते जैसे पिछला एनसीईआरटी में किया जाता था, कि ऐसा लैंग्वेज यूज कर लेता था कि बच्चा अकेला बिना टीचर के पढ़ ही नहीं सके। मतलब ये लोग प्रॉपर बैकग्राउंड तैयार कर देता था कि टीचर का हेल्प आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं सिलेबस का बात, क्या है कैसे है। ठीक है, देखो आपका जो ये बुक है एनसीईआरटी, ये आपके 2 पार्ट्स में आएंगे। ठीक है, और हम पहले पार्ट 1 का सिलेबस डिसाइड की बात कर लेते हैं, क्या है नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो पार्ट 1 का पहला आपका चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन, आखिर सोशल साइंस होता क्या है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सोशल साइंस होता क्या है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो होता क्या है। सोशल साइंस का मीनिंग समझना है, स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का आगे स्कोप क्या है, सोशल साइंस किस किस मामले में हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आगे उनका स्कोप क्या होने वाला है, रेलिवेंस क्या है, उनका प्रासंगिकता क्या है अभी के टाइम में सोशल साइंस का। ठीक है, ये हमको जानना है। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को समझाने का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे इंडियन नज़रिए से, भारतीय नज़रिए से सोशल साइंस को कैसे समझा जाता है उस पर हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, और सोशल साइंस का कितना ब्रांच है उस पर बात करेंगे, कैसे, जैसे 4-5, फिलहाल तो हम आप 4 ब्रांच सोशल साइंस का पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या होगा, हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स, तीसरा जियोग्राफी, और चौथा इकोनॉमिक्स। ये चारों पढ़ने वाले हैं। और आपको जब हम क्लास 1 मेरा पहला जो वीडियो था यूट्यूब पे, हम उसमें बताए थे कि कोई भी जो चैप्टर है सोशल साइंस, देखो सब्जेक्ट 3 ही होता है, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। ठीक है, ये सारा एक ही सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारा आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और जो इंटरलिंक करना है इसको आपस में सीख गया, उनका सोशल साइंस काफ़ी इम्प्रूव रहेगा। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री के बारे में बात करोगे तो हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की जननी है, सारा का सारा सब्जेक्ट यहीं से पैदा हुआ है। ठीक है, आप चाहे आप साइंस का बात करें, आप साइंस के में आप एक प्रॉपर टॉपिक लाइट का बात करें तो लाइट का भी तो अपना एक हिस्ट्री है ना, कैसे कैसे उसके बारे में लोग समझते गया, कैसे कैसे इवॉल्व होते गया लाइट। तो क्या है, वो तो हिस्ट्री ही आ रहा है ना। ठीक है, आप सिविक्स में आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक हिस्ट्री है जो कि आपको हिस्ट्री से इंटरलिंक करेगा। ये हिस्ट्री से सारा का सारा इंटरलिंक होगा। ठीक है, और सारा का सारा जो एक सब्जेक्ट्स है इसमें, वो सारा एक दूसरे से इंटरलिंक करके हम जब पढ़ाएंगे तो सारा का सारा एक दूसरे से इंटरलिंक करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है इंटरलिंकिंग कैसे किया जाए। ठीक है, तो सोशल साइंस का रिलेवेंस कैसा है, तो ये आपको यहाँ पढ़ने के लिए, ये तो खैर क्वेश्चन आंसर है जो बनाने के लिए बाद में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल उस पर हम वो तो चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस पर हम बात कर लेंगे। और फिलहाल आपका सिलेबस ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये आपका है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में का जो एक ब्रांच है, ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी।
क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा आया है चैप्टर ये, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अपना जो पुराना ज्योग्राफी था उसमें ज़्यादा ये सब नहीं दिया गया था, ठीक है, तो उतना बोरिंग टाइप का था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब देखो ये आपका शुरू होगा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे ये तो जनरली 11th में पढ़ा जाता था पहले, पुराना मतलब अभी के एनसीईआरटी में जब आप 11th का देखोगे तो ये सारा कुछ है वहाँ पे, 11th में पढ़ा जाता था। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर में क्या है, ठीक है। और हमको पता कैसे चला कि अर्थ के अंदर में क्या है, हम जाने कैसे, उस सोर्स क्या है, उस सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। अब उस इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग और इरोजन का रोल क्या होता है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, जैसे रिवर हो गया, वेव्स हो गया, करेंट्स हो गया, विंड्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये सब का रोल क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण से अलग अलग टाइप का लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है। पहाड़ बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, खाई बनता है, वैलीज बनता है, अलग अलग चीज़ बनता है इससे, ठीक है। तो वो लैंड फॉर्म क्या क्या होता है उससे हम पढ़ेंगे। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब तरह तरह का जो आपदा आता है, बाढ़ भूकंप जो भी आता है, बाढ़ भूकंप सुनामी जो भी आता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड जो ज़मीन खिसक जाता है, ठीक है। एवेलेंस, ग्लेशियर, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड मतलब कि फ्लड बर्स्ट सब हो गया, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म हो गया, मतलब कि धूल का तूफान कैसे उड़ता है, ये सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये आपका इस चैप्टर का सिलेबस है। देखते हैं आगे भी है कि उसका कुछ, क्या नहीं आगे नहीं है, ठीक है। तो आगे आपका ये ओवरऑल इतना पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेबस इस बार बनाया गया है, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। हाँ पर्सनली हमको तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सिलेबस। अब आप पढ़ने के बाद पता चलेगा आप लोगों को पसंद है कि नहीं, ठीक है। और जैसा बात करेंगे पिछला सिलेबस से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में आपको सोशियो इकोनॉमिक्स पढ़ा के निकाल देता था पिछले, ठीक था। इकोनॉमिक्स का सिलेबस पहले भी ठीक था, सोशियो इकोनॉमिक्स था, अच्छा था, ठीक है। लेकिन जनरली हमको 10th क्लास के इकोनॉमिक्स से थोड़ा शिकायत है, ठीक। देखते हैं अगला साल क्या चेंज करता है वो, ठीक है। इस साल तो इकोनॉमिक्स ठीक है, ठीक है। आपका दूसरा चैप्टर हो, तीसरा चैप्टर होगा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ये भी ज्योग्राफी से आता है, ठीक है। और ज्योग्राफी में एक ब्रांच होता है, जैसे ज्योग्राफी का एक ब्रांच था, क्या था, जियोमॉर्फोलॉजी। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी से एक चैप्टर उठा के दे दिया, ठीक है। अब एक चैप्टर आपको क्लाइमेटोलॉजी से उठा के देगा, जिसमें आपको क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को समझना होता है। और इस चैप्टर का नाम क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कंपोजिशन वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब पढ़ना होगा। वो हर एक पार्ट जो, हर एक लेयर जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है उसको पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन एलिमेंट ऐसा है जो वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, जैसे लेटीट्यूड हो गया, मतलब हाइट हो गया, ये सब क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट को इम्पेक्ट करता है, ठीक है। सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सीजन क्या है, इसमें मेनली हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी फेमस टर्म है मानसून। तो आपको पिछला सिलेबस में भी था, मानसून पढ़ते थे, अल नीना, ला नीना, ये सब पढ़ते थे ना। क्लाइमेट चेंज अभी का देखो, वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना। अभी गर्मी जितना पड़ रहा है पहले उतना नहीं पड़ता था, ठीक है। बारिश के टाइम, सॉरी सर्दी के टाइम में बारिश शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फ्लड, बाढ़ कैसे आता है। एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, कार्बन फुटप्रिंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका अर्ली ह्यूमन एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री है, ठीक है। ये हिस्ट्री से आपका पूछा गया है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो, कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो, मतलब जब से हम क्या बोल सकते हैं, एक ह्यूमन के फॉर्म में आए, मतलब होमोसेपियंस तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, नियंडरथल कह सकते हैं, ठीक है। होमोसेपियंस अब नहीं कहे, होमो इरेक्टस कह सकते हैं, होमोसेपियंस नहीं कहे, क्योंकि 2 मिलियन पहले हमारे अंदर समझदारी नहीं था, सोचने का क्षमता नहीं था। ये तो 70,000 साल पहले आया, इधर हाल का बात है, हम सोचना 70-75,000 साल पहले शुरू किए हैं, ठीक है। और 2 मिलियन साल पहले हम क्या करते थे, जंगल में रहते थे, मतलब क्या बोलते थे, फ्रूट्स चुन के खाते थे, ठीक है, शिकार करते थे, ये सब पे टिके हुए रहते थे। तो वहाँ से सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कल्चर हमारा कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये पढ़ना होगा हमको,
ठीक है। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, अर्ली ह्यूमन का हिस्ट्री क्या था, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिशन कब से कब तक रहा। आर्कियोलॉजिकल एज, आर्कियोलॉजिकल एज का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसमें हमारे पास बस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। मतलब क्या होता है कि पत्थर हो गया, थोड़ा थोड़ा उसको लोगों का हथियार हो गया, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं, हैंडैक्स, ये सब मिलेगा हमको, वो सब जानना है इसमें, ठीक है। जनरली हम मेजोलिथिक टाइम का पढ़ेंगे, स्टोन एज सब इसमें जानेंगे हम, ठीक है। हु आर ह्यूमन एंसेस्टर्स, हमारे ह्यूमन का एंसेस्टर्स, पूर्वज कौन था, ठीक है। हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, ऐप से डेवलप हो गया है। ऐप मतलब फ़ोन वाला ऐप नहीं होता है, ये एक गोरिल्ला का प्रजाति होता है, ठीक। ऐप वहीं से डेवलप हुए हम लोग आए, ठीक है, वो पढ़ेंगे। जनरली डार्विन का थ्योरी सब के बारे में हम जानेंगे थोड़ा, ठीक है। पेलियोलिथिक, हंटर गैदरर्स एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थर का टूल्स का यूज कैसे, जैसे क्या बोलते हैं हैंड एक्स, हम बोले पत्थर का था, हस्त कुठार, उसका यूज कैसे होता था। हंटर गैदर, हम शिकार कैसे करते थे, चुनते कैसे थे, फ्रूट्स कैसे चुनते थे, ठीक है, खाने का चीज कैसे चुनते थे, ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, ये आपका हिस्ट्री हो गया। और इसमें देखो, मेजोलिथिक ट्रांजिशन टू 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 फूड प्रोडक्शन, मेजोलिथिक साइट एंड टूल्स, मतलब कि हम कैसे शिकार करते हुए हंटर और गैदर से कैसे हम फूड प्रोड्यूसर बन गए, एग्रीकल्चर का जनरल डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है। आज से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में पहला पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है, ठीक है। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, कैसे हम एग्रीकल्चर बन गए, कैसे हम जो खाना चुन के खाते थे, शिकार कर खाते, कैसे हम अचानक से डेवलपमेंट शुरू कर दिए एग्रीकल्चर का, कैसे हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने के बाद हम कैसे एक जगह फिक्स होकर रहने लग गए, ये सब जान रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। नियोलिथिक एंड द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग का बिगिनिंग, ठीक है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, अब नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में होता क्या है, ये इस पे कंट्रोवर्सी चल रहा है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, ये जानना है इसमें, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब क्या कि हम जानवर सबको कैसे पालतू बनाना शुरू किए, ये सब जानना है। प्लांट को कैसे हम एक स्पेसिफिक प्लांट को एग्रीकल्चर के लिए कैसे चुनने लगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे हड़प्पन एंड कंटेम्प्रेरी कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, ठीक है, फिर से हम वो पढ़ने वाले हैं। हड़प्पन, उसके कंटेम्प्रेरी, उसके टाइम में और कौन कल्चर था, जैसे मेसोपोटामियन था, ठीक, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, ये सब जानेंगे हम कैसे कैसे था, कैसे कैसे इन दोनों का कनेक्शन था, ठीक है। क्या पहले के हिस्टोरियन क्या बोलते थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ही डेवलप होकर वहाँ का नकल है हड़प्पा। हड़प्पा का जो सारा सिविलाइजेशन है, सारा जो क्या बोलते हैं अर्बनाइजेशन सिस्टम है, वो बोलता है मेसोपोटामिया का नकल है, वहाँ से कॉपी किया है, लेकिन गलत है, ये बाद में गलत साबित हो गया। तो ये सब जानेंगे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, मेजोपोटामियन एंड मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, मतलब इसी के इर्द गिर्द जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था, इसके साथ ही हड़प्पा के टाइम में जो सिविलाइजेशन था उसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ये भी आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है, स्टेट्स एंड सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जनरली हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको उसमें पढ़ना होगा वैदिक एज, ठीक है, ज्योग्राफी, टेक्स्ट, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल ऑर्डर, मतलब वैदिक एज, वैदिक मतलब क्या, ऋग्वैदिक, पोस्ट वैदिक एरा, ये सब पढ़ना है। और वैदिक एज में आपको ज्योग्राफी, वैदिक जो पीपल था वो कहाँ रहता था, तो जनरली वो कहाँ रहता था, नॉर्थ ईस्ट में रहता था, वो सॉरी नॉर्थ वेस्ट में रहता था, पंजाब के साइड में रहता था। अब क्यों इधर नहीं आ पा रहा था, रीजन ये था कि उनके पास ऐसा प्रॉपर हथियार डेवलप नहीं था जिससे जंगल काटा जा सके। और जैसे आप साउथ ईस्ट रीजन में बढ़ोगे, साउथ वेस्ट रीजन में बढ़ोगे, सॉरी साउथ ईस्ट रीजन में बढ़ोगे या नॉर्थ ईस्ट रीजन में बढ़ोगे, तो जंगल ज़्यादा डेंस होते जा रहा था, लोग काट नहीं पा रहे, इसलिए उधर ही रहना उन लोगों का मजबूरी था, ठीक है। लेकिन जैसे आप पोस्ट वैदिक काल एरा पे रहेंगे तो लोग कहाँ, गंगा के किनारे आ गया, आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। आगे सब सारा मैप पे हम दिखाएंगे आपको, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या था, सभा समिति सबका आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, सभा समिति, विदतगण, ये सब का नाम सुने होंगे। ये सब क्या था, क्या इसका रोल था, क्या इसका काम था, ठीक है। सोशल ऑर्डर, इन लोगों का सोशल ऑर्डर क्या था, वुमन का कंडीशन क्या था, ठीक है, 4 वर्ण का सिस्टम आया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे ये कॉन्सेप्ट था, कैसे चल रहा था, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। रिचुअल्स पढ़ेंगे, यज्ञ करता था ये लोग, ठीक, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एम्पायर, अर्ली एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, जनपद, महाजनपद, ये सब कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेस्ट फॉर नॉलेज
एजुकेशनल हेरिटेज, इंस्टीट्यूशन नॉलेज एंड ट्रेडिशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल प्रैक्टिस इन लोगों का क्या था, ये सब जानेंगे इसमें हम बेसिकली। ठीक है, जनरली जो हिस्ट्री है ना, इस बार कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, पिछले बार की तरह मतलब लड़ाई झगड़ा पे नहीं, कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दे के रखा है इस बार हिस्ट्री, और इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, मेसोपोटामियम, चाइनीज, हर सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का झलक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इस बार बहुत कम वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड पार्ट में थोड़ा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और आपका ट्रेडर पढ़ने के लिए उसी चैप्टर में ट्रेडर पढ़ना है, ट्रेड रूट्स पढ़ना, सिल्क रूट का आप लोग नाम सुने होंगे, वो जानना है। ठीक है, गिल्ड एंड मर्चेंट्स, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ये सब पढ़ना है, कैसे हमारे यूरोप से ट्रेड होता था, क्या कंडीशन है, प्लिनी एक हिस्टोरियन है, क्या बोला है वो। ठीक है, तो ये सब पूरा का पूरा हमको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब आप हम आ जाते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, सिविक्स। सिविक्स, अब देखो सिविक्स क्या है, सिविक्स में क्या है, डेमोक्रेसी में आपको पढ़ना क्या है, ये तो आपको शायद पुराने सिलेबस में भी था। मीनिंग, फ्यूचर एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, उसका फीचर्स, उसका गुण क्या होता है, उसका लक्षण सब क्या होता है, किस किस टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं, वो हमको जानना है। ठीक है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी का रूट्स कहाँ से आया, आप पता पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री बताओ, हम बोले थे ना कि सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट करता है। अब जब आपको हम हिस्ट्री बताएंगे, अर्ली मतलब क्या बोलते हैं, अर्ली क्या बोलते हैं, एम्पायर के बारे में जब हम बताएंगे, यहाँ पे ये पीछे आते हैं, ये अर्ली एम्पायर्स के बताएंगे, वहाँ आपको हम ई सन रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको उस चीज को कनेक्ट करके बताया जाएगा। तो कैसे करेंगे बताओ, हिस्ट्री और सिविक्स कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया के डेमोक्रेसी वास्तविक में तो चैलेंज तो बहुत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। ठीक है, वो जानना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा कैसा है, इसके बारे में हमको जानना है। काफी इंटरेस्टिंग इस बात का सिलेबस, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका है अगला चैप्टर इलेक्शन, ये भी सिविक्स से है, ये भी सिविक्स से है। अब है देखो, फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन होता कैसे है, ये जानना है, इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, परिसीमन आयोग, मतलब मिलता है कि इतना, मतलब क्या बोलते हैं कि लोकसभा, विधानसभा, ये सबका सीट फिक्स करता है। इस बार नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा लोकसभा में, मतलब सॉरी यहाँ पे पार्लियामेंट, क्या लोकसभा में की नहीं, राज्यसभा में घटेगा, ये सब चीज में डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन सारा परिसीमन आयोग इसको बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, 2026 में ही तो होना था, अब पता नहीं क्या हो रहा है हल्ला इस, अभी तो ये मुद्दा भी बना हुआ है, आपका भयंकर मुद्दा बना हुआ है डिलिमिटेशन। साउथ इंडिया पूरा हल्ला कर रहा है, तमिलनाडु, ये कर्नाटक ऐसे पूरा हल्ला कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे सीट देना होता है, उन लोगों का पॉपुलेशन कम है तो सीट नहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा। हम लोग यूपी बिहार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ज़्यादा सीट इधर से जाएगा। ठीक है, तो इन बातों पे उन लोगों का ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहा है उन लोग। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन कराता है वो रोल, उसका इलेक्शन कराने में का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्या रूल है, कैसे है, वो जानना है। और अभी का इलेक्शन कमीशन का कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं क्या है। ठीक है, इंडिया इट्स रोल। कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक लोकसभा क्षेत्र जहां से एक एमपी इलेक्ट होके जाता है या एमएलए इलेक्ट होके जाता है। इलेक्टोरल रूल्स, इन्यूमिरेटर्स, इन्यूमिरेटर्स, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का पार्टी सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग टाइप का पार्टी आजकल देखते हो, छोटे बड़े बहुत सारे टाइप का पार्टी देखने के लिए मिलता है, ये सब हमको जानना है। मतलब बहुत अच्छा सिलेबस है इस बार। ठीक है, अब आपका आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से हम आ गए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में आ गए यहाँ से हम। ठीक है, अब देखो इकोनॉमी, ये तो बहुत अच्छा इस बार का सिलेबस है इकोनॉमी का।
स्कार्सिटी ऑफ, वैसे सिलेबस पिछला बार भी अच्छा था, सोशियो इकोनॉमिक्स था, होना भी चाहिए, पॉवर्टी पढ़ना था, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना था, फूड सिक्योरिटी पढ़ना था, अच्छा सिलेबस था पिछले बार का। इस बार का सिलेबस और ज्यादा अच्छा है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पढ़ना है क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का कमी क्या कैसे होता है, लिमिटेड मतलब क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है, वो सब पढ़ना है हमको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मतलब एक रिसोर्सेज के लिए हम दूसरे रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको अल्टरनेट, उसके अल्टरनेट को हम सेक्रीफाइस कर, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नीड्स फॉर मार्केटिंग चॉइस, ठीक है, मार्केटिंग चॉइस का नीड क्या है, व्हाट डू इकोनॉमिक्स डू, इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है, ये सब हमको यहाँ जानना है, ठीक है। और थोड़ा आगे इसमें हो सकता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या प्रोड्यूस करना है भाई, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा। इस आधार पे तुम्हारा 3-4 टाइप बटेगा इकोनॉमिक्स का। क्या होता है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका आंसर देने के लिए तीनों इकोनॉमिक्स का मेरिट, डिमेरिट होता क्या है, ये सारा का सारा कुछ हमको पढ़ना होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, देखो है ना, ये सारा का सारा यहाँ, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमी क्या होता है, लास्ट टॉपिक होगा अपना, ये पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अगला है द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, ये भी इकोनॉमिक्स है। प्राइस पजल क्या होगा, डिमांड सप्लाई का नियम पढ़ना है, डिमांड घटेगा सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस क्यों बढ़ता है, प्राइस क्यों घटता है, मार्केट चलता कैसे है, ये सारा का सारा कुछ यहाँ पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, रियल वर्ल्ड डेरिवेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी, सच मतलब टेक्स्ट बुक थ्योरी से रियल वर्ल्ड का कैसे डेरिवेशन होता है, क्या कमी आ जाता है, क्या अच्छा आ जाता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और लग्जरी गुड्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जनरली यहाँ पे हम ये जानेंगे कि मार्केट कैसे डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई को, ठीक है। डिमांड बढ़ने से सप्लाई घटने से क्या हो जाता है, सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ने से, बहुत सारे हम ग्राफ्स भी पढ़ने वाले हैं जो कि काफी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आपका ये तो पार्ट 1 का था। तो हम पार्ट 1 में देखे क्या, बताओ। पार्ट 1 में हम ये देख लिए कि आपका हिस्ट्री से 2 चैप्टर पढ़ाया, ज्योग्राफी से 2 चैप्टर आया, सिविक्स से 2 चैप्टर आया, इकोनॉमिक्स से 2 चैप्टर आया, तो 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पार्ट 1 में, ठीक है। और एक तो एक्स्ट्रा था अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, इसको हम किसी में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, इसको सेपरेट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना था, ठीक है। और ये पार्ट 1 का सिलेबस था, काफी अच्छा सिलेबस है, ठीक है, अभी तक जैसा देख के लग रहा है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 का क्या हाल है देखते हैं। देखो पार्ट 2, ओशियन एंड लाइफ। पार्ट 1 में ज्योग्राफी का 2 ब्रांच से आपको चैप्टर दिया गया। पहला क्या था, जियोमॉर्फोलॉजी, और दूसरा क्या था, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये ओशन के बारे में पढ़ना है, इसको बोलते हैं, इस ब्रांच को हम बोलते हैं ओशिनोग्राफी, ओशियोनोग्राफी बोलते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ेंगे, ओशन होता क्या है, ओशन रिलीफ होता क्या है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वासोन के वाटर का मूवमेंट क्या होता है, वेव क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, ओशन करंट, सबसे इंपॉर्टेंट ओशन करंट क्या होता है, कोल्ड करंट, वार्म करंट। यही हम जानेंगे अल नीना क्या होता है, ला नीना क्या होता है, जिससे इंडियन मानसून इंपैक्ट होता है, जिससे इंडियन मानसून इफेक्ट होता है, जो कि हम पिछले पार्ट में पढ़ेंगे, इंडियन मानसून, ठीक है। उसका रीजन अल्नीना लालीना हम यहाँ पर लेंगे। मरीन रिसोर्सेज, मतलब समुद्र में क्या क्या रिसोर्सेज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या, हम ये पढ़ेंगे। ओपन सी नेविगेशन, फिशिंग क्या होता है, एंड लाइवलीहुड कंसर्न एंड चैलेंजेस, उसके सामने चैलेंजेस क्या है। आगे साइक्लोन पढ़ेंगे हम, साइक्लोन होता क्या है, ठीक है, आते रहता है ना साइक्लोन बीच बीच में, साइक्लोन होता क्या है, सुनामीज क्या होता है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, मतलब ये सब आने से पहले जो वार्निंग दिया जाता है, कैसे हमारे क्या कंडीशन में है, कितना इम्प्रूव है, ठीक है, कितना परफेक्ट ये क्या बोल सकते हैं, कितना परफेक्ट अंदाजा लगाता है ये, ठीक है। इंटरनेशनल मरीन रूल, एक हम इंडिया का समुद्र में कितना एरिया हो सकता है, कितना नॉटिकल माइल्स एरिया हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे। इसका रेगुलेशन क्या होता है, ओपन सी पॉलिसी, ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ, ये भी आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी है। जनरली इसमें हमको जंगल सब के बारे में पढ़ना होगा, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होगा। और देखो जैसे बायोम्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, मतलब कि जनरली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जानवर सब के बारे में, जंगल के बारे में पढ़ना है, इको टूरिज्म के बारे में पढ़ना है। इको टूरिज्म मतलब क्या हो, जंगल जो हम घूमने जाते हैं, ठीक है।
अगला है फॉरेस्ट ड्वेलर्स होता है, देयर लाइवलीहुड होता है, जंगल में जो रहते हैं उसका ज़िंदगी कैसे चलता है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, जंगल और जानवर के बारे में, पर इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए पढ़ेंगे, गवर्नमेंट इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगा रहा है उस एफर्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का यहाँ भी 2 चैप्टर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है रेजिस्टेंस एंड रिल साइलेंस। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री है। अब देखिए हिस्ट्री का भी 2 चैप्टर आएगा, हम जहाँ तक हमको लगता है। सेफ गार्डिंग सॉवरेंटी, रेजिस्टेंस, अलायंस एंड कॉन्फेडरेसी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द भक्ति ट्रेडिशन, फोर्ट एंड फोर्टिफिकेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड स्टेट। मतलब कि हमको इसमें मेनली जानना ये है कि ये सब टर्म होता क्या है। सेफ गार्डिंग, सॉवरेंटी, रेसिस्टेंस, अलायंसेस, कॉन्फेडरेसीज, ये क्या होता है। आर्ट हमारे यहाँ कैसे डेवलप हुआ, भीमबेटका से हम स्टार्ट करेंगे। आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, शाहजहाँ का ताजमहल, ठीक है, हमारे यहाँ जो मंदिर, वास्तुकला, स्थापत्य कला सब जो था, द्रविडियन था, नागर, बेसर, ये सब जो सिस्टम था, ये सब स्कूल है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ, लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, भक्ति मूवमेंट, भक्ति ट्रेडिशन जो कि साउथ इंडिया से उठ के नॉर्थ इंडिया है, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, नानक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भक्ति ट्रेडिशन में। उसके बाद फोर्ट एंड फोर्टिफिकेशन, किला सब जो बनना शुरू हुआ, जनरली मिडेवल एरा में किला सब बनना शुरू हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप किया, इंडियन स्टेट्स कैसे डेवलप किया, इस यहाँ जानेंगे। यहाँ पर हमको इकोनॉमी का रूट्स पता चलेगा, इंडियन इकोनॉमी का रूट्स पता चलेगा। अब बताओ है कि नहीं इंटरलिंक, इकोनॉमिक आ रहा है यहाँ पे कि नहीं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स उठा के पढ़ना पड़ेगा हमको यहाँ पे। स्टेट यहाँ पे आपको पूरा सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, तो है कि नहीं इंटरलिंक सारा। इस बार एनसीईआरटी का टारगेट भी है कि इंटरलिंक करके पढ़ाना है आप पूरा का। ये देखो हम कहीं से बनाए नहीं है, सीबीएसई की साइट से उठा के, एनसीईआरटी की साइट से लाए हैं ये चीज़ हम उठा के। ठीक है, ये जो भी बोल रहा है एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक है, और ये साथ में भी बोल रहा है कि इस बार इसका टारगेट है इंटरलिंक करके पढ़ना। ठीक है, ठीक। और एनसीईआरटी का जो बुक है जनरली आपको पढ़ने में हेल्प करता है, वो बुक अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, और एनसीईआरटी इस बार साफ साफ कह रहा है कि आपको बुक के बियॉन्ड जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाते हैं। अब देखो इंडिया एंड द वर्ल्ड, एक चैप्टर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का आ गया। वर्ल्ड हिस्ट्री का लाजवाब सिलेबस है इस बार का। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर क्या था, ठीक है, ग्रीस से कैसे ट्रेड चलता था हमारा, कल्चरल कनेक्शन, इन सब से हमारा कल्चरल एक्सचेंज कैसे चलता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मूर्ति कला सब जो उठ के आया था, हमारा मूर्ति कला अपना थोड़ी हो, तो भाई उधर से ही उठ के आया, ग्रीस सब से ही उठ के आया है मूर्ति कला। ठीक है, क्या बोलते, गांधार बोलते थे, गांधार आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स बोलते थे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स बोलते थे, ये सब कहाँ से उठ के आए ये जानेंगे हम। ठीक है, इंट्रैक्शन विद ग्रीस एंड रोम, सेंट्रल एशिया से हमारा इंट्रैक्शन कैसे हुआ, ग्रीस से एरिस्टोटल्स, प्लेटो, सोक्रेट्स। ठीक है, रोम एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया मतलब क्या आता है, तो अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ईरान मतलब पर्सिया। ठीक है, पर्सिया से हमारा क्या कनेक्शन था। ठीक है, ईरानियन अटैक, पर्शियन अटैक हुआ था एक टाइम में, सिकंदर से कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर्शियन अटैक भी हुआ था, उससे क्या क्या हमको एक्सचेंज करके मिला। चाइना हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अभी देखिए साउथ ईस्ट, अभी देखो मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट का चल, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो जनरली ये साउथ ईस्ट के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट क्या हुआ, लुक ईस्ट करते करते नॉर्थ ईस्ट को ही भूल गए। ठीक है, खैर वो सब बात भी बात है, आगे बढ़ते हैं। आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ना है, भास्कराचार्य के बारे में पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट, मेडिसिन पढ़ना है। ठीक है, चरक संहिता पढ़ना है हमको, रिलीजन, रिलीजियस डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस बार तुमको पता है हिस्ट्री में जनरली गवर्नमेंट इस बार पूरा का पूरा एनसीईआरटी कल्चर पे ध्यान दिया हुआ है, कौन किससे लड़ा मरा उससे मतलब नहीं है, और हिस्ट्री अब होना भी नहीं चाहिए वैसा। आदमी हिस्ट्री का मतलब समझ लेता है कौन किससे लड़ा, कौन किसको मारा, कौन कितना कब्जा किया, ये सब को हिस्ट्री का मतलब समझ लेते हैं, लेकिन ये रियली में हिस्ट्री का मतलब होता नहीं है ये। ठीक है, अब टाइम यह हिस्ट्री का बोलते, हिस्ट्री पढ़ने में क्या सर डेट याद नहीं रखता, भाई डेट याद भी नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो एक अंदाजा रखना है उस बीच में हुआ है। ठीक है, अथॉरिटी ये आपका हो जाएगा, आपको ये हिस्ट्री भी बोल सकते हो, हाँ सिविक्स आएगा, सिविक्स।
रूट्स ऑफ अथॉरिटी, हमारे यहाँ अथॉरिटी मतलब जो सबसे ऊपर है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। अब अथॉरिटी का रूट्स कहाँ से आया? कौटिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुक्रनीति, दंड, रिलेशनशिप बिटवीन न्याय एंड बाला एंड टाइप्स ऑफ न्याय एंड बाला, ये सब के बीच रिलेशनशिप पढ़ना, ये सब जनरली हमारे एंशियंट टाइम से उठ के आया है। कौटिल का अर्थशास्त्र, कौटिल का याद रखना, कौटिल का अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स का बुक नहीं था, वो पॉलिटिकल साइंस का बुक था, ठीक है, वहाँ से ये सब उठ के आएगा, ये सब सारा कौटिल का एक अर्थशास्त्र से आया है ये सब सारा चीज़, ठीक है। आपका एक फिलोसफी में बहुत एक दो चार क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ सर दर्शन का कॉन्सेप्ट चलता है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन से बहुत कुछ उठ के आएगा यहाँ पे हमारे यहाँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी एंड सिंस इंडियन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, जस्टिस का सिस्टम क्या था, सिक्योरिटी का सिस्टम क्या था, ये सब जानेंगे हम। जनरली सिविक्स का, हम जो सिविक्स अभी करेंट टाइम में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रूट्स जानेंगे कहाँ से उठ के आया है, ठीक है। लिंक द रोल ऑफ सिटीजन विद द इलेक्शन एंड द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सिटीजन का इलेक्शन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से क्या लिंक होता है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, इसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेंसिटिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड, ये सारा चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रॉम आइडियाज ऑफ स्टार्टअप, ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें आपको बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको, ठीक है। मतलब आपको सब कुछ बना रहेगा इस बार 9th में। केस स्टडी ऑफ सक्सेसफुल, कुछ सक्सेस लोगों का कैसे सक्सेस ग्रो किया, ऐसे अंबानी, ठीक है, कुछ छोटे जैसे अनअकैडमी के डायरेक्टर हैं रोमन सैनी, ये कैसे ग्रो किए छोटे छोटे से, इनके बारे में कुछ स्टोरीज, कुछ इसको केस स्टडी बोलेंगे, ठीक है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन विद एग्जाम्पल, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, इंडिया में स्टार्टअप का कैसा कंडीशन है, कैसा इकोसिस्टम है, कैसा माहौल, इसमें हम बारेंगे। मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट नारा दिया था ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल्स, ये सब इसमें हम जानेंगे। रोल ऑफ MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका हम रोल बता के, ठीक है। इसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या रोल है, जो जनरली अभी 10th के इकोनॉमिक्स में है, 2nd चैप्टर में, लेकिन इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, काफ़ी मजा आएगा। स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ बिजनेस आइडिया थ्रू अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान से एक बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे करेंगे, ये सब हम जानेंगे इसमें, ठीक है। सम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंट्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सब हम जानेंगे, बेसिक कॉमर्स का, ठीक है। ये सब जनरली ये कॉमर्स है, लेकिन बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इसको ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंस, अपना फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से, ये हम जानेंगे, ठीक है। जिसमें आपको मेनली इन्फ्लेशन जानना होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपका परचेजिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। बजटिंग क्या होता है, बजट क्या होता है, ये जानना है। वेरियस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक फिक्स्ड FD, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जानेंगे। रिस्क एंड इंश्योरेंस क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा दुनिया आपको जान जाना है इस चैप्टर में, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम आपको इस चैप्टर में जान जाना है, ठीक है। आगे हमारा ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस है, और अगले क्लास में हम पहला चैप्टर, पार्ट 1 का पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, वहाँ से पूरा अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है काफ़ी अच्छे से हम पढ़ाएंगे और आप उसको समझेंगे, ठीक है। और आज तो क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई, आप सबका यहाँ रहने के लिए धन्यवाद, और हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलिए।